बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका इंस्ट्रक्टर नुमान एडटेक की जानिब से हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि HTML में फॉर्म्स किस तरह से बनाए जाते हैं। व्यूअर्स, फॉर्म एक वेबसाइट का बहुत ही अहम एलिमेंट होता है और आज के दौर में कोई भी वेबसाइट फॉर्म्स के बगैर मुकम्मल नहीं समझी जाती। इसीलिए हम छोटी से छोटी कोई वेबसाइट भी देख लें तो उसमें कम से कम एक फॉर्म, जिसको कंटेक्ट अस का फॉर्म कहते हैं, वो ज़रूर मिलेगा आपको। तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हमारी ये कोशिश होगी कि हम फॉर्म्स के तमाम एलिमेंट्स को कवर कर सकें। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फॉर्म, फॉर्म होता क्या है। उसके बाद वेयर डू वी यूज़ द फॉर्म, हम फॉर्म को कहाँ पे और क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद HTML फॉर्म्स के HTML में फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, ये हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसके बाद HTML फॉर्म्स एट्रीब्यूट, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट किस्म के जो हैं वो देखेंगे। और इसके बाद HTML फॉर्म एलिमेंट्स, जो बाकी HTML फॉर्म के एलिमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और लास्ट में हम एक कंप्लीट HTML का फॉर्म बनाएंगे। सो व्हाट इज़ अ फॉर्म? A form is a structured document with a fixed arrangement to collect the required information from the user. फॉर्म जो है बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है फिक्स्ड अरेंजमेंट के साथ यूज़र की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। व्यूअर्स, आप बहुत सी जगहों पे आपने फॉर्म्स देखे होंगे। आप कोई फ़ीस सबमिट करवाने जाएं यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, वहाँ पे आपको चालान फॉर्म दिया जाता है। इसके अलावा एडमिशन के लिए जाएं तो आपको फॉर्म फिल करना होता है। आप बिजली का, फ़ोन का या गैस का कनेक्शन लेना चाहें तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। या आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो वहाँ भी बैंक से आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जो बैंक को आपसे रिक्वायरमेंट, आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस हवाले से, और आप वो फिल करते हैं तो उसके बाद ही आपका अकाउंट खोला जाता है। तो ये तो होता है एक पेपर फॉर्म जो आप अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में बहुत सी जगहों पे देखते रहते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म क्या होता है? एन ऑनलाइन फॉर्म, आल्सो नोन एज अ वेब फॉर्म और एन HTML फॉर्म, इज एन इंटरेक्टिव वेब पेज दैट अलाउज फॉर यूजर इनपुट। एक ऑनलाइन फॉर्म जो होता है वो HTML फॉर्म की सूरत में होता है जो वेबसाइट्स पे होता है या मोबाइल ऐप में होता है। ये एक इंटरेक्टिव वेब पेज होता है और ये भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए ही होता है। और अगर हम ऑनलाइन फॉर्म्स की एग्जांपल्स की बात करें तो आप सब लोगों ने अपना ईमेल क्रिएट किया होगा जीमेल पे, याहू पे, हॉटमेल पे। तो वहाँ पे सबसे पहले आप एक फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो वेब फॉर्म होता है ऑन वेबसाइट पे ही। इसके अलावा आप लोगों ने अपना फेसबुक पेज भी बनाया होगा तो उसके लिए भी अकाउंट बनाने से पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हैं, फाइवर में, freelance.com में, गुरु में, तो वहाँ पे भी सबसे पहले आपको एक फॉर्म ही फिल करना होता है। ये थी एग्जांपल ऑनलाइन फॉर्म की। नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज द वेब फॉर्म्स, हम वेब फॉर्म्स को कहाँ पे और क्यों यूज करते हैं? द वेब फॉर्म्स आर यूज्ड ऑन अ वेबसाइट or mobile app where we want to get or provide some specific information to the user। जब हम कोई specific information यूजर से लेना चाह रहे हैं या यूजर को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वेबसाइट में या मोबाइल ऐप में, तो हम वहाँ पे फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपनी वेबसाइट पर जो हमारे यूजर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें यूजर से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो हम फॉर्म्स की सूरत में ही उनसे इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। इसी तरह अगर कोई स्कूल की वेबसाइट है, किसी कॉलेज की वेबसाइट है, किसी एकेडमी की वेबसाइट है, तो वो अपने स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन गेट कर रही होती हैं ऑनलाइन फॉर्म की सूरत में, और उसमें वही फील्ड्स प्रोवाइड की जाती हैं जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। और अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात करें तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल का जो सर्च इंजन है, उसमें जो टेक्स्ट बार है और उसके साथ सर्च का बटन है, तो टेक्स्ट बार में हम अपने कीवर्ड्स देते हैं और सर्च का बटन प्रेस करते हैं
और हमारे रिक्वायर्ड जो हमें रिज़ल्ट हमें रिक्वायर होते हैं वो हमारे सामने लिस्ट शो हो जाती है। तो बेसिकली गूगल का ये जो टेक्स्ट फील्ड और सर्च का बटन है, बेसिकली ये फॉर्म ही है, और ये इसलिए है कि हमें गूगल हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट हम प्रोवाइड कर सके। इसी तरह हम अगर और किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, फॉर एग्जांपल OLX की बात अगर कर लें, तो उसमें सबसे पहले एक फॉर्म आता है जिसमें पूछा जाता है कि आपको किस कैटेगरी की चीज़ चाहिए। अगर कोई बायर है तो आपको कौन सी कैटेगरी की चीज़ चाहिए और किस सिटी में चाहिए, किस एरिया में चाहिए और किस प्राइस रेंज में चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपना रिजल्ट शो करने से पहले आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले लेता है, और वो इंफॉर्मेशन आपसे इसलिए लेता है कि वो आपको आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। और अगर हम ऑनलाइन फॉर्म्स के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले है यूज़र इंटरेक्शन के। इससे यूज़र के साथ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन डेवलप होती है। इसके बाद है परमानेंट स्टोरेज, कि हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वेब फॉर्म्स की सूरत में, वो इंफॉर्मेशन बैकएंड पे डेटाबेस में स्टोर हो रही होती है, जो कि परमानेंट स्टोरेज होती है। और परमानेंट स्टोरेज की वजह से किसी भी टाइम हम किसी भी यूज़र का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं और ट्रैकिंग भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो हम ऑर्डर ट्रैकिंग भी इजीली ही चेक कर सकते हैं। और लास्ट में है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, कि हम किसी भी टाइम डाटा एनालिसिस करके अपने जो बिजनेस के फ्यूचर डिसीजन है उनमें हम बेहतरी ला सकते हैं। HTML फॉर्म टैग एट्रीब्यूट्स। अच्छा, फॉर्म जब हम वेबसाइट में बनाते हैं, HTML बनाते हैं, तो वो होता है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और फॉर्म का टैग लगेगा और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसके दरमियान में ये जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये इसके फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। और इसी तरह फॉर्म का क्लोज जो है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश फॉर्म लिखेंगे और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और फॉर्म में जितनी भी इनपुट फील्ड्स हमने देनी है वो इन्हीं टैग्स के दरमियान यहाँ पे आएंगी। अब जो भी फॉर्म होगा उसमें कुछ इनपुट फील्ड्स होंगी और एंड पे एक सबमिट बटन भी होगा, जिसको प्रेस करने से उस फॉर्म का डेटा कहीं ना कहीं जाके प्रोसेस होगा। तो ये एक्शन में हम वो फाइल लिखते हैं जहाँ पे हमारा जो डेटा है फॉर्म का, हमने उसको जाके प्रोसेस करवाना है, तो उस फाइल का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं एक्शन में, कि ये जो फॉर्म है इसका डेटा जब आप सबमिट करें तो वो इस फाइल में चला जाए, और यहाँ पे हम जाके उस डेटा को प्रोसेस करते हैं कि आया हमने उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है या फिर उसकी बेस पे ईमेल्स जनरेट करनी है। इसके बाद है मेथड है। मेथड का एट्रीब्यूट है जो कि है पोस्ट। तो मेथड का जो एट्रीब्यूट है इसमें दो वैल्यूज हो सकती हैं, गेट या पोस्ट। और गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, कब हम कौन सा यूज़ करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं। बहरहाल यहाँ पे इतना बता दूं कि ये एक मेथड है कि ये जो डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र होना है इस एक्शन फाइल में, वो किस मेथड से ट्रांसफ़र होगा, गेट के मेथड से या पोस्ट के मेथड से। और इसके बाद एंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है नो वैलिडेट, ये भी फॉर्म का एक एट्रीब्यूट है। वेब फॉर्म्स में हम वैलिडेशंस भी यूज़ कर रहे होते हैं। वैलिडेशंस क्या होती हैं कि हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमारी जब तक वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो किसी फील्ड में पुट नहीं करता तो वो फॉर्म सबमिट ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर नेम की हम इनपुट फील्ड हो, उस टैग में लिख दिया जाए रिक्वायर्ड, तो उससे ये होगा कि वो रिक्वायर्ड फील्ड बन जाएगी। और अगर यूज़र उसको ब्लैंक छोड़कर फॉर्म को सबमिट करना की कोशिश करेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म में लिखा हुआ है इसका एट्रीब्यूट नो वैलिडेट, इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैलिडेशंस यहाँ पे फॉर्म के फील्ड्स में इनपुट फील्ड्स में लगी हुई हैं तो वो सारी वैलिडेशंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये इसका फॉर्म का पेरेंट एलिमेंट है। और अगर हम इसमें पेरेंट एलिमेंट में अगर पेरेंट टैग में हम अगर नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं तो उसमें जितनी भी फील्ड्स हैं फॉर्म के अंदर उनमें जो भी वैलिडेशंस हैं वो फिर एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। व्यूअर्स, लास्ट स्लाइड में जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि फॉर्म का जो है वो सबमिट होने का एक मेथड होता है गेट या पोस्ट, कि वो एक्शन फॉर्म तक डेटा कैसे पहुँचेगा
गेट मेथड के थ्रू या पोस्ट मेथड के थ्रू, तो उनका डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट मेथड में क्या होता है कि पैरामीटर आर प्लेस्ड इन यूआरएल, कि जो हमारा डेटा पास हो रहा होता है एक्शन फाइल को, वो जो हमारा ऊपर यूआरएल होता है, एड्रेस बार में जो हमारा यूआरएल आ रहा होता है, वो वहीं पे ही इंफॉर्मेशन आगे एम्बेड हो जाती है। जबकि पोस्ट में क्या हो रहा था कि पैरामीटर्स आर प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट बॉडी, कि ये डॉक्यूमेंट बॉडी के थ्रू डेटा हमारा पास हो रहा होता है टारगेटेड फाइल को। उसके बाद है विजिबल टू एनीवन। गेट में क्योंकि हमारा डेटा ऊपर यूआरएल में आ रहा होता है तो ये हर एक को विजिबल होता है डेटा, जबकि पोस्ट में क्योंकि हमारा डेटा यूआरएल के थ्रू नहीं जा रहा होता बल्कि हमारा डेटा जो है बॉडी डॉक्यूमेंट के थ्रू जा रहा होता है, इसलिए ये हर एक को विजिबल नहीं होता। इसके बाद है लेस सिक्योर। ये भी वही बात कि क्योंकि हमारा डेटा जो है वो यूआरएल के थ्रू जा रहा होता है इसलिए वो विजिबल होता है और इसलिए ये लेस सिक्योर भी होता है। जबकि इसमें पोस्ट में क्या होता है, ये मोर सिक्योर और सेफ है क्योंकि इसमें डेटा यूआरएल के थ्रू नहीं जा रहा होता और वो विजिबल भी नहीं होता, इसलिए वो सिक्योर होता है और सेफ होता है। नंबर 4 है जी कि आस्की कैरेक्टर्स, के जो यूआरएल में जो डेटा जा रहा होता है क्योंकि वो यूआरएल का पार्ट बन जाता है डेटा, इसलिए उसमें जब कोई कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स हम डालते हैं या फॉर एग्जांपल स्पेस ऐड करते हैं तो वो जो स्पेस है वो उसका आस्की कैरेक्टर्स जो है आस्की कोड वो साथ जा रहा होगा। लास्ट में जो इसकी लिमिट है कि यूआरएल जो हमारा होता है एड्रेस बार में उसकी एक लिमिट होती है, वो होती है 2000 कैरेक्टर्स। तो हम बाउंड होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपनी गेट मेथड के थ्रू नहीं भेज सकते कि हमने 2000 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही उस इंफॉर्मेशन को सेंड करना होता है। जबकि पोस्ट मेथड में हम 8 MB तक का डेटा भेज सकते हैं जो कि इनफ स्पेस है किसी फॉर्म की सबमिशन के लिए। यहाँ पे हमें मालूम हो गया होगा कि पोस्ट जो है मोर सिक्योर है, हम ज़्यादा डेटा भी उसमें सेंड कर सकते हैं, विजिबल भी हर एक को नहीं होता। तो इन डिफरेंसेस को देखने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि हमने अपनी जो फॉर्म है उसके लिए हमने गेट का मेथड यूज़ करना है या पोस्ट का मेथड यूज़ करना है। HTML फॉर्म्स, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हम HTML में फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, उसका कोड क्या होता है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फॉर्म, यहाँ से फॉर्म का टैग स्टार्ट हो गया है, इसके बाद एक्शन का एट्रीब्यूट है और वहाँ पे उस फाइल का नाम दिया गया है form-action.php जिसमें हमने अपनी इंफॉर्मेशन को जाके प्रोसेस करवाना है। तो यहाँ पे देखें .php फाइल है क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम नॉर्मली इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको .php या .asp वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे आपको HTML नहीं मिलेगा क्योंकि हम जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ से पास करवाते हैं फॉर्म से, नॉर्मली हम डेटाबेस में उसको स्टोर करवा लेते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो वो इंटरेक्शन जो है वो हम बैकएंड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कर रहे होते हैं जो कि HTML हमें डेटाबेस से इंटरेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और डेटा हैंडलिंग के लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हम PHP या ASP.NET वगैरह C# वगैरह यूज़ करते हैं। हम इंशाल्लाह बैकएंड प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे और उसमें PHP ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेटा जाता है इस फाइल में तो वो उसको प्रोसेस किस तरह से किया जाता है और डेटाबेस से इंटरेक्शन कैसे होती है, डेटाबेस में कैसे सेव किया जाता है और रिकॉर्ड कैसे रिट्रीव किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जब हम PHP की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अभी हम अगर फॉर्म के अंदर इसके इनर टैग्स या इनर एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आ रहा है लेबल। लेबल के साथ इसका एट्रीब्यूट लगा हुआ है फॉर और फॉर की वैल्यू दी हुई है fname और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, जो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम आपको शो हो रहा है। तो लेबल बेसिकली क्या होता है, एक लेबल होता है जो कि आपको उससे जो लिंक्ड टेक्स्ट फील्ड होती है जैसा कि ये नीचे आ रही है, वो टेक्स्ट आपको बताता है कि इस फील्ड में आपने कौन सा डेटा डालना है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो इस फील्ड में आपने ये जो बॉक्स है इनपुट बॉक्स, यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे लेबल के बाद BR का टैग लगा हुआ है। इट मीन्स कि हमने यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दिया है, हमने BR का टैग पढ़ा था।
कि जो नेक्स्ट जो इनपुट फील्ड आ रही है, टेक्स्ट फील्ड आ रही है, वो इसके सामने नहीं बल्कि इसके नीचे है, इसलिए यहाँ पे BR का टैग लगाया है। और मैंने आपको बताया था कि जो वो टैग्स जिनका एंडिंग टैग नहीं होता उनको हम यहाँ पे BR स्लैश करके भी यहाँ पे एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर सकते हैं, और विदाउट स्लैश के भी हम अगर एंगल ब्रैकेट लगा दें तो वो क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एफ नेम, और इसके बाद भी BR, यहाँ से भी हमने एक लाइन को ब्रेक कर दिया। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट की जो फील्ड होती है उसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हमने टाइप टेक्स्ट यूज़ की है क्योंकि एफ नेम जो है फर्स्ट नेम हमने टेक्स्ट की सूरत में लिखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट टाइप जो उसका एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू दी हुई है टेक्स्ट, और उसका नेम दिया हुआ है एफ नेम। अब ये नेम एट्रीब्यूट क्या है? नेम एट्रीब्यूट तमाम फील्ड्स में नेम एट्रीब्यूट मस्ट यूज़ होता है, और नेम एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है कि जब ये डाटा यहाँ से पास होके एक्शन फाइल में पहुँचेगा तो वहाँ जो एक्शन फाइल है वो इस फील्ड के डेटे को इसी नेम के थ्रू, एफ नेम के थ्रू ही एक्सेस करेगी। और यहाँ पे दोबारा हमने लाइन को ब्रेक किया है, और ये जो फार का टैग है इसमें जो एफ नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे नेम में एफ नेम लिखा हुआ है, तो ये फार में एफ नेम हमें शो कर रहा है कि ये वाले लेबल जो है ये इस इनपुट फील्ड के साथ लिंक्ड है। इसके बाद एक और लेबल लगा हुआ है, लेबल फॉर एल नेम लास्ट नेम, ये लिखा हुआ है लास्ट नेम, और यहाँ पे हमने लेबल को क्लोज कर दिया, लेबल के टैग को, और यहाँ पे दोबारा से हमने BR लगा दिया कि यहाँ से भी हमने लाइन ब्रेक करनी है। देखिए हमने हर लाइन के आगे BR 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 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हमने लाइन को ब्रेक कर दिया कि जो टेक्स्ट फील्ड हो वो इसके नीचे आए। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एल नेम, यहाँ पे हमने लास्ट नेम के लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर दी है, और इसकी टाइप भी यहाँ पे टेक्स्ट दी गई है। और इसके नीचे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट, यहाँ पे ये जो है ये हमारा इसने इनपुट फील्ड ने बटन क्रिएट किया है क्योंकि हमने इनपुट का टैग यूज किया और उसकी टाइप इस बार टेक्स्ट की बजाय हमने सबमिट लिखी है। टाइप सबमिट लिखने से उसने इसको बटन में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो वैल्यू सबमिट आ रही है वो इस टेक्स्ट को जाहिर कर रही है कि ये जो टेक्स्ट सबमिट लिखा हुआ है। तो इनपुट की टाइप्स हम डिटेल से अभी आने वाली स्लाइड में देखते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो है इस टेक्स्ट फील्ड के बाद यहाँ पे 2 बार BR लगा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक लाइन ब्रेक यहाँ से हुई, ये इस लाइन में आए, और यहाँ से एक और लाइन को हमने ब्रेक किया और नेक्स्ट लाइन में आके एक लाइन का गैप छोड़ के सबमिट का बटन क्रिएट किया। तो ये एक सिंपल फॉर्म है, इसको हम अभी प्रैक्टिकली ब्राउज़र में रन करके भी देखते हैं। तो यहाँ से ये बेसिक फॉर्म का कोड मैं Ctrl+C करके कॉपी कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप पे हमारा जो एड टेक का फोल्डर है जिसमें हमारी सारी फाइल्स हैं क्लास वाइज, वहाँ पे जो लास्ट क्लास है क्लास 5, इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको ये एडिट विद नोटपैड की ऑप्शन नहीं आ रही तो फिर आप यहाँ से सर्च बार में नोटपैड++ लिखें और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से फाइल और ओपन पे जा रहा हूँ, और यही क्लास 5 वाली फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ से सेव एज करके इसका नेम चेंज कर रहा हूँ। आज की हमारी क्लास 6 है, तो मैं क्लास 6.html कर रहा हूँ, और इधर से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब ये जो फाइल है हमारी, ये क्लास 6 की फाइल है। इसमें यहाँ पे मैं बॉडी टैग के अंदर सारा डाटा रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो बेसिक फॉर्म का कोड मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ से प्रॉपर इंडेंटेशन दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसके कोटेशन मार्क्स में थोड़े से सही कर लूँ। अब इस फाइल को Ctrl+S से मैंने यहाँ से सेव किया, और डेस्कटॉप में जाके एड टेक के फोल्डर में ये हमारी क्लास 6 है, और इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, और ये हमारा बेसिक फॉर्म बन के सामने आ गया है। इसके बाद है जी HTML इनपुट टैग एट्रीब्यूट्स। ये जो फॉर्म के अंदर हमारी इनपुट फील्ड होती है, इनपुट का जो टैग है, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं, इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट वन दिया गया है वैल्यू, वैल्यू को हम इस तरह से वैल्यू इज इक्वल टू, उसमें हम कोई भी वैल्यू
दे सकते हैं वो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट नेम और इसकी आउटपुट ये यहाँ पे शो हुई है। तो वैल्यू क्या करते हैं, वैल्यू आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है शो कर देता है आपकी जो इनपुट फील्ड है उसमें। इसको हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखते हैं। मैं नोटपैड में वही फाइल है मेरे पास, यहाँ पे जो इनपुट का ओपनिंग टैग है उसकी एंगल ब्रैकेट क्लोज होने से पहले मैं यहाँ पे स्पेस दे के वैल्यू इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नुमान लिख रहा हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे ये देखें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नुमान लिखी हुई आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट नेम का एट्रीब्यूट है। नेम का एट्रीब्यूट हम देख चुके हैं कि नेम का एट्रीब्यूट हर इनपुट फील्ड में मस्ट यूज़ होता है, क्योंकि इसी एट्रीब्यूट से ही जो हमारी फाइल जहाँ पे डेटा को प्रोसेस होना है, डेटाबेस में सेव होना है या उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म होना है, तो वो डेटा एक्सेस होता है उस फील्ड के नेम एट्रीब्यूट से ही। जो नेम का जो वैल्यू दी होती है उसी वैल्यू से ही वो उस फील्ड की जो इनपुट है उसको एक्सेस करता है। इसके बाद है रीड ऑनली। तो रीड ऑनली यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं। रीड ऑनली से होगा कि हमारी वो फील्ड सिर्फ रीड ऑनली बन जाएगी और हम उसमें डेटा इनपुट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने रीड ऑनली लिखा है और यहाँ से फाइल को सेव करके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरी फील्ड देखें। अब मैं इसको यहाँ से मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई डेटा इंटर नहीं हो रहा, मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रहा, इसको एडिट नहीं कर पा रहा, तो ये मेरी रीड ऑनली फील्ड बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिसेबल। डिसेबल क्या करेगा कि हमारी जो फील्ड है उसको डिसेबल कर देगा। यहाँ पे अच्छा ये एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं, इनको इस तरह से की और वैल्यूज़ की फॉर्म में नहीं होते, ये जस्ट इसी तरह हम यहाँ पे ओपनिंग टैग के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे डिसेबल्ड अगर मैं लिख दूँ साथ में, तो मैंने सेव किया अपनी फाइल को और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरी अब ये फाइल इनपुट फील्ड शो तो हो रही है लेकिन ये डिसेबल हुई हुई है, ये उसने इसको डिसेबल कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज़। तो साइज़ क्या करता है, साइज़ में ये जो 50 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये 50 बेसिकली 50 करैक्टर है, 50 करैक्टर की विड्थ है। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल में जाके अब मैं दूसरी टेक्स्ट फील्ड में कुछ एट्रीब्यूट्स दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे जो लास्ट नेम वाली हमारी टेक्स्ट फील्ड है इसमें यहाँ पे जाके मैं साइज़ दे रहा हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट जो वैल्यू में डालूंगा वो उतने करैक्टर्स की उसकी लेंथ बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर 100 डालूँ तो 100 करैक्टर्स का साइज बन गया इस इनपुट फील्ड का। तो यहाँ पे मैं अभी 50 कर देता हूँ तो ये अब 50 करैक्टर्स लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ का जो एट्रीब्यूट है वो है मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो इससे क्या होगा कि ये मुझे बाउंड कर देगा 4 करैक्टर्स की लिमिट तक। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे ही अगर लास्ट नेम की फील्ड में यहाँ पे अगर मैं इसको मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 5 कर दूं और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे NAUMAN, ये देखें 5 करैक्टर्स तक इसने मुझे बाउंड कर दिया है और मैं 6th करैक्टर टाइप नहीं कर पा रहा। इसके बाद हमारे पास है मिन एंड मैक्स। ये दो एट्रीब्यूट क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट बेसिकली आपके जो नंबर फील्ड्स हैं, डेट की फील्ड्स हैं या रेंज की फील्ड्स हैं उनमें काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक नंबर की फील्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने लेबल और टेक्स्ट फील्ड उठा ली और यहाँ पे सबमिट बटन से पहले यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ फ़ोन नंबर और यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप है यहाँ पे मुझे नंबर देना होगा क्योंकि मिन और मैक्स के एट्रीब्यूट्स टाइप टेक्स्ट में काम नहीं करते बल्कि नंबर पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे नंबर में, यहाँ पे नेम में इसको फ़ोन ही दे रहा हूँ ताकि जो टारगेट फाइल होगी हमारी जहाँ पे डेटा प्रोसेस होना है वहाँ पे ये इसको फ़ोन से ही एक्सेस कर पाए। अब यहाँ पे ये बाकी एट्रीब्यूट्स मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मिन दे देता हूँ इज इक्वल टू 1 और मैक्स दे देता हूँ इज इक्वल टू 5। अब इस पेज को मैंने यहाँ से Ctrl+S से सेव किया, यहाँ ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक और फील्ड आ गई है।
अब इसमें नंबर जो है वो min 1 और मैक्स 5 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर 0 पुट करूँ तो ये देखें रेड लाइन इसके सराउंडिंग में आ गई है कि मैं 0 पुट नहीं कर सकता। अगर ये रेड लाइन आ जाए तो फिर मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक ये रेड लाइन रिमूव नहीं होगी। तो अगर मैं 1 करूँ तो ये देखें अब ये वैलिड इनपुट है। यहाँ पे मैं 2 3 4 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ, 6 डालूँ तो देखें क्योंकि मैक्सिमम 5 था, मैक्स में मैंने 5 वैल्यू दी थी तो मैं 6 भी पुट नहीं कर सकता और फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। तो होपफुली आपको मिन और मैक्स की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है मल्टीपल। तो मल्टीपल का एट्रीब्यूट क्या करता है? मल्टीपल का एट्रीब्यूट हमें अलाउ करता है कि हम किसी फील्ड में मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ। ये लास्ट नेम का जो लेबल और इसकी इनपुट फील्ड है, मैंने इसके कोड को यहाँ से कॉपी किया और इंटर करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लेबल में दे रहा हूँ ईमेल और यहाँ पे फॉर में भी मैं ईमेल कर देता हूँ और यहाँ पे जो मैंने फ़ोन नंबर लिया था तो यहाँ पे मैंने नाम फ़ोन दिया था तो यहाँ पे मैं लेबल का फॉर भी इसमें मैं फ़ोन ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ईमेल में इसका नेम भी ईमेल कर दूंगा ताकि ये आगे जाके ईमेल से ही एक्सेस हो और यहाँ पे मैं इसकी टाइप भी ईमेल दे रहा हूँ और फाइल को मैंने सेव किया। अब ये टाइप में ईमेल देने से क्या फ़ायदा होगा, ये यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करके बताता हूँ कि ये मेरे पास ईमेल का एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ईमेल का अगर आप देखिए तो एक फॉर्मेट होता है कि उससे पहले ये एक नाम होगा, फिर @ आएगा, उसके बाद डोमेन नेम होगा। तो ये ईमेल का फॉर्मेट है। अगर इसके अलावा मैं कोई टेक्स्ट डालता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे रेड लाइन दे देगा। इनपुट टाइप ईमेल करने से ये हुआ कि इस पे वैलिडेशन ऑटोमेटिक ईमेल की ऐड हो गई है कि जब तक मैं यहाँ पे प्रॉपर ईमेल नहीं दूंगा जो ईमेल का फॉर्मेट है तब तक ये मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा और मुझे यहाँ पे एरर शो करता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे मैं अभी abc@xyz.com कर रहा हूँ तो ये देखिए अब वो रेड लाइन यहाँ पे नहीं दे रहा। अच्छा, मल्टीपल का मैंने आपको बताया था कि हम उस फील्ड में मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईमेल मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मैं सेकंड ईमेल भी ऐड कर सकूँगा। अभी मैं यहाँ पे efd@xyz.com करता हूँ तो ये मुझे रेड लाइन दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है ईमेल की, यहाँ पे मुझे मल्टीपल का एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। अब मैं यहाँ पे फाइल को सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ और अब मैं अगर मल्टीपल वैल्यू देता हूँ efd@xyz.com तो ये देखें अब उसने मुझे रेड लाइन दी। इट मीन्स कि मल्टीपल मुझे अलाउ कर रहा है कि मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है कि एक पैटर्न डिफाइन कर देता है। इसमें हम पैटर्न के जो वैल्यू देते हैं वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं जिससे एक पैटर्न डिफाइन हो जाता है और ये इनपुट फील्ड को बाउंड कर देता है कि जो यूज़र ने वैल्यू ऐड करनी है वो इसी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से एक वैलिडेशन लग जाएगी हमारी इनपुट फील्ड पे कि जो इनपुट है वो इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक होनी चाहिए। तो इसको हम लगा के देखते हैं। यहाँ पे नोटपैड में मैं फ़ोन नंबर में एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड करता हूँ यहाँ पे पैटर्न के थ्रू। ये पैटर्न इज इक्वल टू यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है और साथ में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये काम किस तरह करती है। इस फ़ोन नंबर में मुझे डिजिट चाहिए 0 to 9 तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और लिखूँगा 0-9 तो 0 to 9 डिजिट इसमें ऐड हो सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दूंगा और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और इसमें मैं मेंशन करूंगा कि मुझे यहाँ पे कितने डिजिट चाहिए। तो मैं जो हमारा सिंपल जो नॉर्मली मोबाइल नंबर होता है उसके मुताबिक अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 4 और इसके बाद हाइफन चाहिए और हाइफन के बाद मुझे डिजिट चाहिए 0 to 9 तो मैं दोबारा
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9 लिख रहा हूँ और कितने डिजिट चाहिए यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दूंगा, वो होते हैं 7। तो यहाँ पे मैंने 7 करली ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। तो ये मेरे पास एक पैटर्न बन गया है। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और आउटपुट में ब्राउजिंग में जाके देखते हैं कि इस पे क्या इम्पेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू डालूँ तो ये वैल्यू तो नहीं आ सकती, मैं करेक्टर तो इसमें ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइप दी हुई है वो हमने नंबर दी हुई है, तो इसमें अल्फ़ाबेट तो ऐड नहीं हो सकेंगे। अब मैं अगर इसमें नंबर डालूं और सबमिट करूं तो इसने काम नहीं किया। वो काम इसने क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि इस इनपुट की टाइप नंबर है और नंबर पे पैटर्न्स कभी भी काम नहीं करते। तो मैं इसकी यहाँ पे टाइप को कर देता हूँ टेक्स्ट और अब मैं सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अब मैं इसमें कोई नंबर ऐड करूं और सबमिट करूं तो देखिए उसने मुझे रेड सर्कल दे दिया है कि ये नंबर उस पैटर्न के मुताबिक नहीं है जो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है। 0 4 5 3 और उसके बाद मैंने हाइफन कहा था और फिर 7 डिजिट्स कहा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए रेड लाइन चली गई है। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये उस पैटर्न के मुताबिक है। अगर यहाँ पे मैं 8 कर दूं तो देखें रेड लाइन दोबारा से आ गई है। रेगुलर एक्सप्रेशंस किस तरह से बनती हैं इस पे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। बहुत सी रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी। तो इनसे रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म्स पे वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्या करता है कि एक हिंट टेक्स्ट आपको टेक्स्ट फील्ड में शो कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अभी हम देखें तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, पेज को रिफ्रेश किया तो अभी हमारे पास फ़ोन नंबर में कोई वैल्यू नहीं आ रही। बेहतर तो यह है कि जो मैंने पैटर्न डिफाइन किया है वो यहाँ पे हिंट के तौर पे पैटर्न शो भी हो रहा हो। तो वो जो है वो शो करने के लिए प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं नोटपैड में पैटर्न के बाद प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ और इसमें मैं जो वैल्यू दूंगा वो एक हिंट की वैल्यू होगी कि फर्स्ट में 4 नंबर आए और फिर हाइफन आए और फिर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आए। तो ये मेरी प्लेस होल्डर बन जाएगी, एक हिंट वैल्यू बन जाएगी। तो ये मेरे पास एक हिंट वैल्यू टेक्स्ट फील्ड में आ गई है। जब मैं इस पे टाइप करूंगा तो मैं जो वैल्यू ऐड करूंगा वो इसमें ओवरराइड होती जाएगी। नेक्स्ट में हमारे पास है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड क्या करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो अभी जो मेरे पास ये फील्ड एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये प्लेस होल्डर है, ये हिंट वैल्यू है, वैसे ये एम्प्टी है। तो मैं अगर फॉर्म सबमिट करता हूँ तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो रिक्वायर्ड क्या करता है? अगर मैं इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट डाल दूँ तो वो फॉर्म फिर सबमिट नहीं होगा जब तक उसमें मैं कोई वैल्यू ना डालूँ। वो एम्प्टी फील्ड को सबमिट नहीं होने देगा। तो यहाँ पे मैं नोटपैड में ये ईमेल के टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड भी डाल दिया है कि इसमें वैल्यू मस्ट देनी है, रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड फील्ड है ये। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड ऐड कर दिया और अब मैं अगर इस फॉर्म को रिफ्रेश करूँ और सबमिट करूँ तो ये देखें यहाँ पे वैलिडेशन ऐड हो गई है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड करने से। और यहाँ पे वो कह रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि इस फील्ड को फिल किए बगैर आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहा है वो है स्टेप का। यहाँ पे स्टेप की वैल्यू दी हुई है 5। इट मीन्स कि मैं जो इनपुट फील्ड में वैल्यू दे सकता हूँ वो 5 के इंटरवल से दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी को मैंने डाटा को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लेबल दे रहा हूँ पॉइंट्स और यहाँ भी फॉर में भी पॉइंट्स दे रहा हूँ और इनपुट टाइप जो है वो मैं कर रहा हूँ नंबर, क्योंकि नंबर ही चाहिए, स्टेप्स में नंबर ही आएंगे तो नंबर में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, इसका नेम और इसके जो पैटर्न और प्लेस होल्डर हैं ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रहा हूँ स्टेप का और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 5। तो अब इस पेज को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है, फील्ड आ गई है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू अगर 0 दे दूँ तो 0 एक्सेप्टेबल है और 5 भी एक्सेप्टेबल है, 10 भी एक्सेप्टेबल है,
क्योंकि ये सारे 5 के इंटरवल्स हैं। और अगर यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँ 7 तो ये देखिए उसने मुझे रेड लाइन शो कर दी है कि ये वैल्यू जो है वैलिड नहीं है। इवन मैं यहाँ पे माइनस में भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं -5 भी दे सकता हूँ वैल्यू, वो भी वैलिड है। -15 दे सकता हूँ क्योंकि 5 के इंटरवल्स में मैं जो भी वैल्यू देना चाहूँ माइनस में या प्लस में सब वैल्यूज़ में दे सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 16 ऐड करूँ तो वो भी नहीं आएगा, या -9 करूँ तो वो भी इनवैलिड वैल्यू होगी इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस क्या करता है कि जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो फोकस हमारे उस इनपुट फील्ड पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ईमेल पे ही मैं यहाँ पे ऑटो फोकस लगा रहा हूँ। ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया पेज को तो ईमेल की जो टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि ये इस पे मैंने ऑटो फोकस लगाया हुआ है। जिस फील्ड पे ऑटो फोकस होगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली उस पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। इसके बाद है हमारे पास रिक्वायर्ड हम देख चुके हैं ऊपर भी। इसके बाद है हमारे पास विड्थ एंड हाइट। और विड्थ और हाइट उस इनपुट फील्ड पे काम करते हैं जिस इनपुट फील्ड की टाइप इमेज हो, और ये बेसिकली इमेज की विड्थ और हाइट होती है। और इनपुट टाइप इमेज क्या काम करता है, ये हमारा एक सबमिट बटन की तरह काम करता है कि हमने अगर सबमिट बटन पे अपना इमेज लगाना है तो हम फिर इनपुट टाइप इमेज करके सबमिट बटन बनाते हैं। तो अभी हम इसको देख लेते हैं नोटपैड++ में। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा बटन है इनपुट टाइप सबमिट, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, इनपुट टाइप यहाँ पे इमेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको src सोर्स दे रहा हूँ कि फाइल कौन सी ऐड करनी है। तो सोर्स इज इक्वल टू मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है इमेजेस के फोल्डर में। यहाँ पे ऐड टेक में मैं चेक कर लेता हूँ जाके, इमेजेस के फोल्डर में मेरे पास पड़ी हुई है go.png फाइल पड़ी हुई है। तो इसी को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ images/go.png। तो ये मेरे पास फाइल का सोर्स आ गया। अब मैं इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। विड्थ में इसकी दे रहा हूँ 50 मीन्स 50 पिक्सल्स विड्थ, एंड हाइट भी मैं इसकी 50 पिक्सल्स ही दे रहा हूँ। अब इस फाइल को मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ Ctrl+S से और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें ये जो मेरा बटन है अब ये सबमिट बटन के तौर पे ही आ गया है, लेकिन इमेज इसमें वो आया जो इमेज मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब अगर इसको मैं प्रेस करूँ तो ये बिल्कुल मेरा सबमिट बटन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है लिस्ट। तो लिस्ट का क्या काम है, लिस्ट का काम है कि अगर किसी इनपुट फील्ड में मैं एक हिंट के तौर पे ड्रॉप डाउन लिस्ट शो कराना चाह रहा हूँ यूज़र की हेल्प के लिए कि ये वैल्यूज़ इसमें ऐड हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं लिस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और इसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ होंगी। वो किस तरह से होंगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। नोटपैड में यहाँ पे जाके मैं यही एक लेबल कॉपी कर रहा हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ लेबल की वेदर, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद मैं एक इनपुट फील्ड ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं लिस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं वैल्यू वही दे रहा हूँ वेदर। और इसके बाद मुझे डेटा लिस्ट चाहिए होगी ऑप्शंस के लिए, तो मैं यहाँ पे एक डेटा लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इसका आईडी दे रहा हूँ वेदर। जब सी से स्टार्ट करेंगे तो मैं आईडी और क्लासेस का आपको डिटेल से वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ हम ये जो लिस्ट की वैल्यू दी है इसके साथ हमने इस आईडी को जो है एसोसिएट किया है। ये वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए, लिस्ट की वैल्यू और यहाँ पे आईडी की वैल्यू डेटा लिस्ट में सेम होनी चाहिए, तब ही ये इस इनपुट फील्ड के साथ एसोसिएट होगी। डेटा लिस्ट को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और इसके अंदर मुझे ऑप्शंस देनी है। पहली ऑप्शन और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब वेदर्स के नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पे समर, और इसी तरह मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज दे देता हूँ। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ऑटम, विंटर और यहाँ पे स्प्रिंग। अब मैंने इस पेज को सेव किया, यहाँ पे Ctrl+S से रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गई है वेदर की। यहाँ पे अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो देखिए मेरे पास
ये लिस्ट आ गई है। ये हिंट है मेरे पास कि मैं इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मैं समर लिख रहा हूँ तो जो जो मैं लिखता चला जाऊंगा तो वो मेरी लिस्ट को समराइज करता जाएगा। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है ऑटो कंप्लीट का। ऑटो कंप्लीट की वैल्यू हम या इसको ऑन करते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट हमें ऑटो कंप्लीशन की हिंट देता है, तो इसको हम यहाँ पे अपने ईमेल में ही चेक कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑटो कंप्लीट होता है वो ऑन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड करना शुरू की तो देखें ये इसने मुझे ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट दे दी है ऑटो कंप्लीट के लिए। तो मैं अगर ईमेल में जाके ईमेल की जो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे इसको ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑफ कर दूं और अब अगर आप देखें पेज को मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अब मुझे वो ऑटो कंप्लीट के हिंट्स नहीं दे रहा। उसके बाद इनपुट टैग टाइप्स हैं कि इनपुट का जो टैग हम यूज करते हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। हर टाइप डिफरेंट किस्म की इनपुट के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेट अगर इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए हम टाइप जो है डेट रखेंगे। इस तरह अगर हमने फाइल अपलोड करवानी है तो उसकी फाइल जो है टाइप होगी। इसी तरह नंबर लेना है तो उसके लिए नंबर की टाइप होगी और ईमेल के लिए ईमेल की टाइप होती है। तो डिफरेंट टाइप्स इनपुट के लिए यूज होती हैं। ये टाइप्स की लिस्ट है। इसमें से कुछ टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी इनकी देख लेते हैं। फर्स्ट है जी इनपुट टाइप बटन। तो इनपुट टाइप बटन क्या करता है, वो एक फॉर्म में बटन क्रिएट कर देता है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस में और ये जो मेरा बटन है सबमिट वाला, इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ इनपुट टाइप, इसकी मैं बटन दे रहा हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ पे अपनी फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक बटन जनरेट हो जाएगा। इसमें भी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू ऐड कर देता हूँ। टेस्ट बटन और यहाँ पे एक BR ऐड कर देता हूँ ताकि जो मेरा सबमिट बटन है वो एक लाइन नीचे ही रहे। तो अब देखें कि यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट बटन आ गया। तो ये मेरे पास एक बटन बन गया है। इस पे अभी मैं एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाता हूँ। हम जावास्क्रिप्ट आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इसका फंक्शन कुछ दिखाने के लिए मैं इस पे एक अलर्ट यहाँ पे शो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक काम करो। वो काम क्या करो, ये ऑन क्लिक में मैं जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिख रहा हूँ अलर्ट का और यहाँ पे एक अलर्ट शो करवा देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जावास्क्रिप्ट को हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे मैं एक मैसेज जस्ट शो करवा देता हूँ कि टेस्ट मैसेज। तो अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं और टेस्ट के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये देखें एक अलर्ट उसने मुझे टेस्ट मैसेज का शो कर दिया। तो इस तरह हम इनपुट टाइप जब बटन देंगे तो उसे हम कोई भी बटन अपने फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आपने डिफरेंट फॉर्म्स पे देखे होंगे, हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो वो चेक बॉक्स आते हैं इनपुट की जब हम टाइप चेक बॉक्स रखते हैं। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं दोबारा से अपने नोटपैड में जा रहा हूं ताकि मैं चेक बॉक्स का कोड ऐड कर सकूं। सबमिट के बटन से पहले यहां पे मैं एक चेक बॉक्स ऐड कर देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक P का टैग ऐड कर रहा हूं कि स्पोर्ट्स के मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा कि आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो यहाँ पे मैंने P का टैग लगाया और इसके नीचे मैं चेक बॉक्स से कुछ ऑप्शंस दूंगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स और यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू दूंगा इज इक्वल टू क्रिकेट और नेम इसको मैं दे रहा हूँ स्पोर्ट्स और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह यही लाइन मैं कॉपी करके यहाँ पे 3 दफ़ा पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम इनका जो नेम है वो डिफरेंट कर देता हूँ। स्पोर्ट 1 स्पोर्ट्स 2 स्पोर्ट्स 3 कर देता हूँ
और यहाँ से क्रिकेट और यहाँ पे वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ 3 स्पोर्ट्स ही दे रहा हूँ, 3 स्पोर्ट्स की ऑप्शन दे रहा हूँ, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। और यहाँ पे अब इनके मुझे लेबल्स देने होंगे, तो लेबल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, लेबल फॉर, ये जो ऊपर चेक बॉक्स है इसका लेबल नीचे आएगा कि चेक बॉक्स पहले आना है और लेबल उसके साथ शो होगा। तो यहाँ पे मैं बी आर नहीं लगा रहा, तो ये लेबल उसके साथ शो होगा। तो यहाँ पे मैं फॉर में दे रहा हूँ, ये लेबल किस ये है, ये लेबल है ये स्पोर्ट्स 1 के लिए। तो यहाँ पे मैं दूंगा स्पोर्ट्स 1 और यहाँ पे क्रिकेट वैल्यू दे रहा हूँ जो कि शो होगा यूज़र को, और यहाँ पे मैं लेबल को क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं $NBSP एक स्पेस के तौर पे कि लेबल के बाद एक स्पेस आ जाए और फिर नया चेक बॉक्स आए। तो यहाँ से मैं लेबल अब कॉपी कर रहा हूँ और हर चेक बॉक्स के नीचे एक लेबल पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हॉकी और यहाँ पे फुटबॉल, और फॉर में यहाँ पे स्पोर्ट्स 3 आ जाएगी और यहाँ पे स्पोर्ट्स 2 आ जाएगी। और यहाँ पे मैं एक BR ऐड करूँगा ताकि मेरा जो सबमिट का बटन है वो इसके नीचे आए। चेक बॉक्स वहाँ हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हम मल्टीपल चॉइसेस, जो हमें जो चॉइसेस दी जाती हैं उनमें हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो अल्टरनेट होता है वो होता है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन जो है उसमें हम जब डिफरेंट ऑप्शन हमें दी जाती हैं उसके साथ रेडियो बटन होता है, अभी हम आगे जाके देखते हैं। तो रेडियो बटन में हम सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्सेस में हम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास इनपुट टाइप कलर, तो इसको भी हम देख लेते हैं। मैं कोड में जा रहा हूं और यहाँ पे मैं दे रहा हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। ये कलर की चूज के लिए होता है, ये आपको कलर पैलेट शो कर देगा और वहां से आप अपना कलर पिक कर सकते हैं। और जब ये यहाँ से वैल्यू जाएगी तो वो उस कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू एफ कलर। एफ कलर मीन्स फेवरेट कलर। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं लेबल भी ऐड कर देता हूँ, लेबल फॉर एफ कलर। और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग डाल रहा हूँ लेबल का। इसमें जो मुझे टेक्स्ट शो करवाना है वो करवाना है फेवरेट कलर, फेवरेट कलर। इसके बाद मैं यहाँ पे एक BR लगा रहा हूँ ताकि सबमिट का बटन है वो नीचे लाइन में आए। तो यहाँ पे अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास देखें फेवरेट कलर आ गया और यहाँ पे उसने मुझे बाय डिफॉल्ट ब्लैक शो किया हुआ है। यहाँ पे जब मैं इस पे को क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास पूरी कलर पैलेट शो हो जाएगी। यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ और जब मैं उस कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करता हूँ तो वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। और अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो उस फॉर्म में एफ कलर की जो वैल्यू जाएगी वो इस कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू जाएगी। इसके बाद है हमारे पास इनपुट टाइप डेट। तो डेट होती है डेट सेलेक्ट करने के लिए। ये बेसिकली HTML5 में जब आप टाइप डेट देते हैं तो वो आपको डेट पिकर दे देता है। मैं जा रहा हूँ नोटपैड में, सबमिट बटन से पहले यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड आ रहा हूँ, इनपुट, और इसकी टाइप मैं दे रहा हूँ डेट, टाइप इज इक्वल टू डेट। और नेम मैं इसका दे रहा हूँ रेज डेट, रजिस्ट्रेशन डेट। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया और इसके ऊपर मैं लेबल जो मैंने शो करवाना है वो मैं शो करवा लेता हूँ लेबल से। इसी कोड को, लेबल के कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉर में दे दूंगा रेज डेट। और यहाँ पे जो टेक्स्ट मुझे शो करवाना है वो मैंने करवाना है रजिस्ट्रेशन डेट। यहाँ से मैंने कोड को सेव किया और अब अगर मैं ब्राउज़र में अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें फिर ये बटन यहाँ पे आ रहा है। मैं एक BR लगा देता हूँ वहाँ पे एंड पे, यहाँ पे BR लगा रहा हूँ ताकि मेरा जो सबमिट का बटन है वो नीचे आए। तो अब ये बटन नीचे आ गया। यहाँ पे ये देखें उसने मुझे रजिस्ट्रेशन डेट में डेट के लिए इनपुट बॉक्स दे दिया और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास डेट पिकर खुद से ही ऑटोमेटिकली खुल के सामने आ गया। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है
डेट टाइम लोकल। आई डोंट नो कि मेरे ब्राउज़र में ये रन होगा या नहीं, बहरहाल देख लेते हैं। जो मेरी एग्जिस्टिंग डेट थी, रजिस्ट्रेशन डेट, यहीं पे मैं डेट टाइम डैश लोकल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ, पहले देखूँ चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट नहीं, ये नहीं चल रहा। जिन ब्राउज़र में ये सपोर्ट करता है वो बहुत कम है, लेटेस्ट ब्राउज़र। उनमें ये होता है कि जैसे हमने डेट को देखा था कि वहाँ पे डेट पिकर खुल जाता था, इसके लिए डेट लोकल डेट का पिकर खुल जाएगा जब हम डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइम आ रहा होगा, जब टाइम पे क्लिक करेंगे तो फिर टाइम पिकर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल। तो इनपुट टाइप ईमेल हम ऑलरेडी लगा के देख चुके हैं कि जब हमने ईमेल गेट करना होता है यूज़र से तो हम इनपुट टाइप ईमेल देते हैं। उससे होता ये है कि वो खुद ही ऑथेंटिसिटी ईमेल की चेक कर लेता है। जो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट है ईमेल टाइप देने से, वो खुद ही चेक कर लेता है कि ये ऑथेंटिक ईमेल है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा और उसके सराउंडिंग में एक रेड सर्कल दे देगा। इसके बाद है इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल होता है जब हमने यूज़र से कोई फाइल अटैच करवानी हो। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने फॉर्म फिल किया तो उसका इमेज या चलान फॉर्म की पिक्चर समटाइम्स हम मंगवा रहे होते हैं, तो वो इस फाइल के थ्रू मंगवाते हैं। इस कोड को मैं लगा के देखता हूँ, यहाँ पे कोड में जा रहा हूँ और यहाँ पे इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसी में चेंजिंग कर लेंगे। इसका लेबल होगा जी प्रोफाइल पिक्चर। मैं लगा रहा हूँ कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करूँ। पी पिक प्रोफाइल पिक यहाँ पे नेम में दे दिया और फॉर में भी मैं यही पी पिक दे रहा हूँ और टाइप यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फाइल की। यहाँ से मैं इस कोड को सेव कर रहा हूँ और इसका इफेक्ट हम जाके देखते हैं। ब्राउज़र में रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये मेरे पास प्रोफाइल पिक्चर आ गया और इसके साथ ब्राउज का बटन है और साथ में लिखा हुआ है नो फाइल सिलेक्टेड, क्योंकि अभी तक कोई फाइल सिलेक्ट नहीं हुई। तो ब्राउज के बटन से मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे ये फाइल का नाम आ गया। अब जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये फाइल भी जो मेरी एक्शन फाइल है, जो फॉर्म में जहाँ पे सारा डाटा मेरा जाना और प्रोसेस होना है, वहाँ पे ये फाइल भी जाएगी और फिर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करूँगा। तो वो चीज़ हम इंशाल्लाह बैकएंड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। जब मैं PHP की सीरीज शुरू करूँगा तो उसमें आपको आगे बैकएंड पे किस तरह से प्रोसेस होना है डेटे का और फाइल्स का, वो मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप हिडन। तो हिडन से जाहिर है कि ये जो फील्ड है ये हमारे फॉर्म पे विजिबल नहीं होगी, लेकिन ये इस जब फॉर्म सबमिट होगा तो इसकी वैल्यू भी जो हमारी एक्शन फाइल है वहाँ पे सबमिट होगी। कोडिंग में इसको देखते हैं। नोटपैड++ में मैं यहाँ पे एक हिडन फील्ड डालता हूँ और इसके लिए लेबल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये फील्ड हमें फॉर्म पे नजर नहीं आएगी। तो इनपुट टाइप इसकी मैं हिडन रख रहा हूँ और नेम में लिख रहा हूँ इसका SECID और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू मैं इसको यहीं पे ये साइन करूँगा। तो ये मेरी एक हिडन फील्ड बन गई है और जब ये फाइल सबमिट होगी तो वहाँ मैं इसको इस नाम के साथ एक्सेस कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे पास वैल्यू ये आएगी। तो इसकी वैल्यू जो है मुझे यहीं पे असाइन करनी है क्योंकि ये एक्चुअल जो ब्राउज़र है वहाँ पे ये फील्ड नज़र नहीं आएगी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये हिडन फील्ड यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये उसी तरह इस डाटे के साथ उसकी वैल्यू भी पास होगी एक्शन फाइल को। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप मंथ। तो ये भी जैसे हमारा डेट टाइम लोकल था, डेट को और टाइम को सिलेक्ट करने के लिए लोकल टाइम जोन का, इसी तरह मंथ को पिक करने के लिए ये आपको ड्रॉप डाउन एक दे देगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये भी हर ब्राउज़र पे काम नहीं करता, इसको बहरहाल हम देख लेते हैं। आई डोंट थिंक कि मेरे पास ये अभी काम करेगा। तो मैं जा रहा हूँ नोटपैड++ में और यहाँ पे मैं ये ऊपर वाली हिडन फाइल को ही लेके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ रेज मंथ और यहाँ पे लेबल भी लगा देते हैं साथ में इसका रजिस्ट्रेशन मंथ और यहाँ पे भी वही नाम रेज मंथ दे देते हैं। और इसकी वैल्यू यहाँ पे अब मुझे नहीं चाहिए, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप जो है वो होगी मंथ और यहाँ पे मैं एक BR लगा रहा हूँ ताकि सबमिट बटन नीचे ही रहे। फाइल को सेव किया और ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास
रजिस्ट्रेशन मंथ की फील्ड आ गई है। यहाँ पे जो डेट टाइम लोकल था ये भी तमाम ब्राउज़र्स में काम नहीं करता, इसलिए मेरे पास शो नहीं हो रहा। अदरवाइज़ ये आपको मंथ सेलेक्ट करने के लिए एक मंथ पिकर आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद है हमारे पास इनपुट टाइप नंबर। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हमने फ़ोन नंबर लगाया था तो उसकी टाइप नंबर दी थी। तो जब हम इनपुट टाइप नंबर दे देते हैं तो फिर हम उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते या कोई स्पेशल करैक्टर नहीं लिख सकते। अगर हम लिखेंगे तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा और हमें वो वैलिडेशन शो कर देगा कि यहाँ पे इसको नंबर होना चाहिए। इसके बाद है इनपुट टाइप पासवर्ड। नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ पे फॉर एग्जांपल पासवर्ड की जो फील्ड होती है, यहाँ पे मैं ऊपर वाले जो फील्ड है उसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर पासवर्ड और यहाँ पे PW दे रहा हूँ फॉर और नेम में भी PW दे रहा हूँ पासवर्ड और टाइप में मैं पासवर्ड लिखूंगा। अब मैं कोई भी पासवर्ड लिखूं तो ये मुझे छोटे छोटे ब्लैक सर्कल्स दिखाएगा और मुझे एक्चुअल पासवर्ड नहीं शो करेगा। जब भी आपने पासवर्ड यूजर से एंटर करवाना है तो वो इनपुट टाइप आपने पासवर्ड देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो। जिस तरह हमने चेक बॉक्स को देखा था, चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो रेडियो बटन होता है वो भी हमें ऑप्शंस देता है। तो रेडियो बटन में यह है कि हम एक टाइम पे एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स में हम एक टाइम पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन को यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडियो बटन का कोड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अगर चाहिए जेंडर, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ जेंडर और उसके नीचे मैं रेडियो बटन शो करता हूँ। नंबर 1 इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और नेम में दे रहा हूँ इसका मेल और वैल्यू भी मुझे यहाँ पे इसकी देनी होगी, वो भी मैं मेल ही वैल्यू इसकी दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इसका लेबल भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, लेबल फॉर मेल लिख दिया और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग दे दिया। और यहाँ पे जो लेबल मुझे शो करवाना है वो भी मेल शो करवाना है। और इसके बाद मैं यहाँ पे $NBSP सेमीकोलन दे रहा हूँ। ये आप जानते हैं, बस जो हमारी क्लासेस थी उसमें मैंने बताया था कि $NBSP कोड है स्पेस का, तो ये यहाँ हम लिखेंगे स्पेस के लिए। और जो वैल्यू है, वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। नेम हम एक ही नाम रखेंगे जो हमारी तीनों फील्ड्स में सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जेंडर और यहाँ पे मैं 2 और ऑप्शंस दे रहा हूँ नीचे और यहाँ पे ये होगी फीमेल के लिए और यहाँ पे अदर की ऑप्शन दे देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू भी उसी हिसाब से मैं अदर और यहाँ पे फीमेल कर देता हूँ और नेम तीनों का सेम रहेगा। चेक बॉक्स में हमने देखा था कि हम नेम डिफरेंट रख रहे थे, इसीलिए हम मल्टीपल फील्ड्स को, मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पा रहे थे। यहाँ पे रेडियो बटन में मस्ट है कि जितने रेडियो बटन आपने एक फील्ड के अंदर देने हैं उन सब रेडियो बटन्स का नाम सेम होना चाहिए। यही हमें बाउंड करता है कि हम एक टाइम पे एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकें। तो भी हम इसको यहाँ से सेव करके ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास जेंडर आ गया। एक टाइम पे मैं एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं मेल को और फीमेल दोनों को सिलेक्ट करूँ तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। रेडियो बटन की खासियत ये है कि ये एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने देता है। और वो क्यों करने देता है? क्योंकि हमने वहाँ पे बैक एंड पे जितने भी रेडियो बटन हैं उनका नेम सेम रखा हुआ है। इसके बाद है इनपुट टाइप रेंज। जब हमने किसी चीज़ की रेंज देनी होती है, रेंज इंसर्ट करवानी होती है, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप रेंज को यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोडिंग में हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। एक लेबल और एक फील्ड ले ली और यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रेंज चाहिए वॉल्यूम की, तो यहाँ पे मैं टाइप में रेंज लिख दूंगा और यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज़ देनी होंगी। यहाँ पे मैं इसकी विन वैल्यू एक मुझे देनी होगी कि कम से कम कितनी, मिनिमम मैं इसको 0 दे रहा हूँ और यहाँ पे मैक्स भी देनी होगी कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 50। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र में, तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी रेंज यहाँ पे आ गई है। इसमें
एक और चीज़ भी हम दे सकते हैं, वो है स्टेप, जो हम ऑलरेडी ऊपर देख भी चुके हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप डिफाइन कर रहा हूँ इसका 25। अब 25 स्टेप मैंने डिफाइन किया, इसको सेव किया मैंने, ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया, तो उससे क्या होगा कि ये 25 के इंटरवल पे ही रुकेगा। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करा के इधर लाऊं तो ये देखें, ये 25 के इंटरवल से यहाँ पे रुक गया और यहाँ पे 0 पे आ गया। अब दरमियान की रेंज अगर मैं देना चाहूँ इसको, तो ये वहाँ पे नहीं आ रहा, बल्कि डायरेक्ट जाके 25 की रेंज पे रुकेगा। तो स्टेप्स यहाँ पे यूज़ हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास रीसेट। तो रीसेट क्या करता है? रीसेट बेसिकली बटन होता है, ये नॉर्मली फॉर्म्स पे सबमिट बटन के साथ होता है। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट भी कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। सबमिट से ऊपर यहाँ पे मैं रीसेट का बटन भी दे देता हूँ। तो ये इनपुट टाइप हमने इमेज दी हुई थी, वो इमेज लगाने के लिए, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से और इनपुट टाइप यहाँ पे दे रहा हूँ रीसेट। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। फॉर्म पे जो भी मैंने फील्ड्स में डेटा डाला है, तो रीसेट से वो सारा डेटा रीसेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अगर जो हैं उसमें, तो वो उसमें रह जाएंगी और बाकी डेटा रिमूव हो जाएगा। तो फॉर्म पे रीसेट और सबमिट के बटन नॉर्मली होते हैं। इसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप सर्च। तो ये इनपुट टाइप सर्च बिल्कुल इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पे हमने सर्च की फील्ड देनी होती है, तो वहाँ पे हम इनपुट टाइप सर्च लगा देते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, तो सबमिट का बटन हमने स्टार्ट में बनाया था, यहाँ पे कोडिंग में मैंने उसको बाद में इमेज में चेंज कर दिया था सबमिट के बटन को। तो इनपुट टाइप इमेज जब हम देते हैं तो वो भी बेसिकली सबमिट का ही बटन होता है। उसमें यह है कि हम जब इमेज देते हैं तो उससे हम अपना कस्टम इमेज वहाँ पे बटन की जगह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बटन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट यहाँ पे दे रहा हूँ, वैल्यू में इसकी दे रहा हूँ सबमिट दिस फॉर्म कर देता हूँ, यही वैल्यू ही बटन पे नज़र आएगी। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक और बटन आ गए, सबमिट दिस फॉर्म। तो फॉर्म इस बटन से भी सबमिट हो सकता है और इससे भी सबमिट हो सकता है, जबकि रीसेट हमने देखा था कि हमारी सारी फील्ड्स को, जो हमारा डेटा उसको रीसेट कर देता है। तो इसके बाद हमारे पास है टेल। तो ये टेल जो है, ये फोन नंबर जहाँ पे हमने इंसर्ट करना हो वहाँ पे हम टेल की टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने फ़ोन नंबर के लिए एक फील्ड ऐड की थी, जिसमें हमने पैटर्न भी ऐड किया था और रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड किया था। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसी को ही मैं कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ बटन से ऊपर, और इस बार मैं इसकी जो टाइप है उसको टेल कर देता हूँ। तो टेलीफोन नंबर्स के लिए हम टाइप जो है टेल रखा करते हैं। तो यहाँ से मैं इसका प्लेस होल्डर फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ और इसको मैं फ़ोन नंबर 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नेम डिफरेंट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपकी दो फील्ड्स के नाम कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम भी इसका चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं फाइल को सेव करके ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास फ़ोन नंबर 2 आ गया, और यहाँ पे ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे हमारा फ़ोन नंबर जो ऊपर यहाँ पे दिया गया है ये काम कर रहा था। काम सेम ये भी बिल्कुल उसी तरह ही करेगा, क्योंकि इस पे भी वैलिडेशन लगी हुई है पैटर्न और उस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। तो ये भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक मैं उसका जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करूँगा। नेक्स्ट है इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो हमने फॉर्म में यूज़ किए थे, तो उसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखी थी। इसके बाद है इनपुट टाइप टाइम। इनपुट टाइप टाइम जो है ये भी उसी तरह काम करता है जैसा कि इनपुट टाइप मंथ हमने देखा था, या इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल देखा था। सब ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट नहीं करते। जो ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं उसमें होगा ये कि जब हम इनपुट टाइप टाइम रखेंगे तो ये हमें टाइम पिकर शो कर देगा। इसी तरह ये एंड पे जो लिखा हुआ है इनपुट टाइप वीक, ये भी सब ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते। जो ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं उसमें जब हम इनपुट टाइप वीक लिखते हैं तो ये हमें एक वीक पिकर शो कर देगा, जैसा कि हमने डेट पिकर में देखा था, या जब हमने इनपुट टाइप डेट दी थी। अब हमारे पास एक ये रह गया URL। जब हमने URL की वैलिडेशन ऐड करनी हो किसी फील्ड पे तो हम उसकी टाइप URL कर देते हैं। तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में जाके मैं यहाँ पे
एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका लेबल मैं दे रहा हूँ योर वेब एड्रेस। तो ये वेब एड्रेस जो होता है ये URL होता है। तो यहाँ पे मैं फॉर वेब और यहाँ पे नेम भी इसका वेब कर रहा हूँ और ये पैटर्न मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप मैं इसकी URL में लिख रहा हूँ। तो अब मैं अपनी फाइल को सेव करके ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे योर वेब एड्रेस उसके नीचे एक फील्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर करूँ तो वो उसको वैलिडेट कर रहा है कि मुझे जो URL का पैटर्न है वही यहाँ पे देना होगा, अदरवाइज वो इस पे वैलिडेशन ऐड कर देगा और मुझे सराउंडिंग में रेड बॉक्स शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं वैलिड एड्रेस दे के देखता हूँ, फॉर एग्जांपल http://www.google.com। तो अब अगर मैं गो पे प्रेस करूँ तो अब उसने मुझे यहाँ पे वैलिडेशन शो नहीं की, कोई एरर शो नहीं किया क्योंकि अब मैंने एक वैलिड URL इसमें लिखा है। तो व्यूअर्स ये थी हमारे पास इनपुट टाइप की डिफरेंट टाइप्स। होपफुली आपको सारी टाइप्स की अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मोर फॉर्म एलिमेंट्स स्लैश टैग्स। व्यूअर्स अभी तक हमने जितने एलिमेंट्स और टैग्स HTML फॉर्म में पढ़े हैं उसके अलावा कुछ मज़ीद एलिमेंट्स और टैग्स भी होते हैं। उसमें सबसे पहला है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड कर देता है डिफरेंट ऑप्शंस के साथ और उन ऑप्शंस में से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उस सेलेक्ट का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए कोड में ही हम इसको सेलेक्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं जा रहा हूँ नोटपैड++ में दोबारा और यहाँ बटन से ऊपर यहाँ पे मैं एक लेबल लगा देता हूँ और लेबल फॉर यहाँ पे मैं इसको वेदर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैंने क्लोजिंग टैब से क्लोज कर दिया और यहाँ पे जो टेक्स्ट मुझे शो करवाना है वो करवाना है कि चूज योर वेदर। तो यहाँ पे अब मुझे सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगानी होगी, SELECT सेलेक्ट और यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ वही वेदर और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट को क्लोज कर दिया। अब जो ऑप्शंस मुझे देनी है वो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट के टैग के अंदर देनी है, ऑप्शन का टैग लगा के, और हर ऑप्शन की एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल वैल्यू और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ समर स्मॉल में और यहाँ पे मैंने ऑप्शन को क्लोज किया और जो टेक्स्ट मुझे शो करवाना है इस ऑप्शन के लिए वो कैपिटल S के साथ समर शो करवाना है। तो इस तरह से मैं जितनी चाहूँ ऑप्शंस दे सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अभी इसको 1 2 3 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ ऑटम विंटर और यहाँ पे लास्ट में मैं दे रहा हूँ स्प्रिंग। यहाँ पे मैं एंड पे एक BR ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये चूज योर वेदर आ गया और यहाँ पे ये देखें इसने मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट हो, तो मुझे यहाँ पे कोडिंग में क्या करना होगा, जिस ऑप्शन को मैं चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन सेलेक्ट हुई भी हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास समर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हो, तो मैं यहाँ पे इसके ऑप्शन टैग में यहाँ पे सेलेक्टेड लिख दूंगा, सेलेक्टेड का एट्रीब्यूट दे दूंगा। अब जब मैं पेज को अपने रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास समर की ऑप्शन आ जाएगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट में मैंने उसको समर ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। व्यूअर्स हम टेक्स्ट के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे इनपुट में टेक्स्ट एक नॉर्मल साइज से ज्यादा हो रहा होता है तो वहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेम है, ईमेल एड्रेस है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इसी तरह स्कूल नेम, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ही यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें मैसेज इंटर करवाना है यूजर से तो वहाँ पे हम वो इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं देंगे, बल्कि वहाँ पे उसको टेक्स्ट का एक बॉक्स देंगे बड़ा, जो टेक्स्ट एरिया के थ्रू बनाया जाता है। तो ये टेक्स्ट एरिया को हम यहाँ कोड में लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बटन से ऊपर यहाँ पे मैं लेबल लगा रहा हूँ, लेबल फॉर इज इक्वल टू MSG मैसेज के लिए,
और यहाँ पे मैंने लेबल को क्लोज किया और यहाँ पे मैं टेक्स्ट शो करवाना चाह रहा हूँ वो है मैसेज। और अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया अपना बना लूँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दूंगा और टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ जिससे ये टारगेट फाइल में एक्सेस होगा। नेम इज इक्वल टू MSG। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं एक BR का टैग भी लगा रहा हूँ ताकि बटन्स मेरे नीचे ही रहें। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास मैसेज आ गया। तो टेक्स्ट एरिया जो है बॉटम राइट उसका कॉर्नर है, वहाँ से ड्रैग करके हम इसको साइज वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें साइज खुद से देना है तो यहाँ से मैं इसको कॉल्स और रोज के एट्रीब्यूट की मदद से इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉल्स दे रहा हूँ इसको 50 और रोज इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 10। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सेव करके तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट एरिया उसी साइज का हो गया और अब मैं इसमें टेक्स्ट जितना भी चाहूँ जिस तरह से चाहूँ राइट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास बटन। तो बटन हम ऑलरेडी लगा के देख चुके हैं कि हमने HTML के फॉर्म में बटन किस तरह से लगाना है और उस पे यही ऑन क्लिक पे अलर्ट और यही वाला कोड मैंने उस पे इम्प्लीमेंट भी किया था। तो इसके बाद देखते हैं हमारे पास है फील्ड सेट एंड लेजेंड। फील्ड सेट और लेजेंड क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल हम जब अपने फॉर्म को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम हर पार्ट को एक फील्ड सेट के अंदर देते हैं। तो फील्ड सेट जो है ये आउटर टैग हो जाएगा किसी भी फॉर्म के पार्ट का। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो सबसे पहले उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके लिए अलग एक फील्ड सेट का आउटर टैग लग जाएगा जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद हमें कोर्स के हवाले से उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम अलग से फील्ड सेट बना सकते हैं। और इसके अलावा फीस सबमिशन के हवाले से जो हमें उससे डेटा चाहिए तो वो हम उसके लिए अलग फील्ड सेट, इस तरह हम डिफरेंट फील्ड सेट्स जो है अपने फॉर्म में बना सकते हैं। उससे फॉर्म हमारा उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक फील्ड सेट यहाँ पे लगी हुई है, इसी फील्ड सेट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो फील्ड सेट लगी हुई है उसमें लेजेंड का जो टैग लगा हुआ है उसमें पर्सनलिया लिखा हुआ है। तो लेजेंड क्या करता है, लेजेंड जो है आपके जो फील्ड सेट है उसकी हेडिंग असाइन कर देगा और फील्ड सेट मेरा फॉर्म का पार्ट है उसके सराउंडिंग में एक बाउंड्री दे देगा और जो लेजेंड है वो उस बाउंड्री में उस फील्ड सेट का टाइटल यहाँ पे दे देगा। और इसके बाद जो फॉर्म लगा हुआ है ये नॉर्मल बेसिक फॉर्म है जो हमने सबसे पहले यहाँ पे बनाया था। तो ये बाकी सेम फॉर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसी टेक्स्ट को मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फील्ड सेट के कोड को और नोटपैड में जाके यहाँ बटन से ऊपर टेक्स्ट एरिया से नीचे यहाँ पे मैं ये कोड पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा फील्ड सेट का कोड आ गया और पर्सनलिया जो इसमें लिखा हुआ है लेजेंड का टैग में ये इसकी हेडिंग हो जाएगी और फील्ड सेट एक अलग से सेपरेट फॉर्म का पोर्शन बन जाएगा। फाइल को मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ और ब्राउजर में जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये एक फील्ड सेट हमारे पास अलग से क्रिएट हो गया है। लास्ट में हमारे पास एक और टैग है आउटपुट का। तो आउटपुट का टैग क्या काम करता है कि हमें रन टाइम पे ब्राउजर पे ही हमें आउटपुट भी शो कर रहा होता है। तो ये कोड थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, एक छोटा सा फॉर्म है जिसका ये कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये कम्प्लेक्स इस सेंस में है कि इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुई हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे ये डिटेल्स जावास्क्रिप्ट तो यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, ये हम इसको कवर करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये आउटपुट का दिखा देता हूँ, ये किस तरह से आउटपुट इसमें आ रही होती है। ये जिस तरह से हमने रेंज यूज़ किया हुआ था, यहाँ भी इनपुट टाइप रेंज लगी हुई है और इसकी जो वैल्यू है वो 50 वैल्यू दी गई है। और यहाँ पे इसके नीचे इनपुट टाइप नंबर, ये इनपुट टाइप जो है ये नंबर की इनपुट टाइप है, ये एज इट इज़ ये तो हमने बना के देखा हुआ है। इस फॉर्म का कोड कॉपी करता हूँ और नोटपैड में जाके ये जो फॉर्म मेरा पहले से मैंने कोड लगाया हुआ है, सारे हमने टैग जिसमें चेक किए, इसको मैं अब कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव और बॉडी के टैग के अंदर जो अभी मैंने कोड कॉपी किया है उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और आगे इंडेंटेशन के लिए आगे ले आता हूँ ताकि प्रॉपर रीडेबल हो जाए मेरा कोड। और यहाँ पे ये देखिए फॉर्म का जो है एक्शन में उसी तरह फाइल नेम दिया गया है और इसके अंदर एक और फॉर्म में एट्रीब्यूट लगा हुआ है ऑन इनपुट।
तो ये इसका इवेंट हैंडलिंग इसको बोलते हैं। ये इवेंट लगा हुआ है कि जब कोई इनपुट ऐड हो तो क्या काम करो। आगे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा हुआ है कि जो वैल्यू उसमें दी गई है उन दोनों वैल्यूज को, जो रेंज में वैल्यू है और जो इनपुट नंबर में वैल्यू दी गई है, उनको प्लस करके आउटपुट में शो करा दो। बेसिकली ये कोड जो है ये काम कर रहा है। तो आपको अगर ये समझ नहीं आता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो ये मैं आपको समझाऊंगा। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ वो आउटपुट का टैग देख लेते हैं कि उसमें आउटपुट किस तरह से शो हो रही है। तो यहाँ पे आउटपुट का टैग लगा हुआ है और उसका नेम है x, और यहाँ पे हमने उसका आउटपुट को क्लोज कर दिया। तो अब मैं फॉर्म को सेव कर रहा हूँ यहाँ पे और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं अपनी इनपुट चेंज करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रेंज की वैल्यू और प्लस ये इनपुट की वैल्यू प्लस होकर यहाँ पे आएंगी। तो अभी रेंज की वैल्यू जो है वो 0 से 100 तक है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 50 है। तो 50 प्लस 50 यहाँ पे 100 आ रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसकी वैल्यू 0 करता हूँ तो 0 प्लस ये जो इनपुट नंबर में जो वैल्यू है 0 प्लस 50 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ अब नंबर में यहाँ पे मैं अगर चेंज करता हूँ तो ये प्लस 0 के साथ हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं और हमें ब्राउज़र में ही आउटपुट शो कर रही हैं। और ये ब्राउज़र में क्यों कर रही हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इस पे लगाया हुआ है। ये इस कोड की अगर समझ नहीं भी आती तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, जस्ट आपको आउटपुट का टैग दिखाना था यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे कोई इसका पर्पस नहीं था फिलहाल। तो होपफुली आपको तमाम टैग्स समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी हम एक कंप्लीट छोटा सा फॉर्म यहाँ पे खुद से बना के देखते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं हमें वो रिपीट हो जाएं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ नोटपैड में और जो पुराना फॉर्म था उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और स्क्रैच से हम कोडिंग करके अपना एक फॉर्म बनाते हैं। और यहाँ पे बॉडी में अब हम अपना फॉर्म स्टार्ट करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो लेबल्स हैं वो एक साइड पे आएँ और मेरी इनपुट फील्ड्स जो हैं वो दूसरी साइड पे आएँ। तो इनकी अलाइनमेंट कैसे होगी इसके लिए मैं इसमें साथ साथ टेबल का यूज़ भी करूँगा। तो देखें आप कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे मैं फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर्म का टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे एक्शन दे रहा हूँ कि ये फॉर्म सबमिट होके कौन सी फाइल में जाए जहाँ पे ये इसका डाटा प्रोसेस होगा। तो वो मैं दे रहा हूँ फॉर्म डैश एक्शन डॉट php और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट और गेट के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। अलाइनमेंट के लिए मुझे टेबल चाहिए, तो यहाँ पे मैं टेबल स्टार्ट कर रहा हूँ और उसकी विड्थ में ले रहा हूँ। विड्थ इज इक्वल टू 50% के पेज के 50% तक ये टेबल स्प्रेड हो। और अलाइन इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं टेबल को क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद अब मुझे चाहिए यहाँ पे tr और यहाँ पे मुझे अब td चाहिए। इस td में मैंने लिखना है लेबल, लेबल फॉर फर्स्ट फील्ड में दूंगा फर्स्ट नेम की। तो यहाँ पे मैंने लेबल को क्लोज कर दिया और टेक्स्ट जो मुझे शो करवाना है वो यहाँ पे करवाना है फर्स्ट नेम। और एक और td ले लूँगा इनपुट फील्ड के लिए, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे रहा हूँ और नेम में दे रहा हूँ यहाँ पे इसको वही f नेम। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फाइल को सेव किया। ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं अभी क्या आउटपुट हमारे पास शो हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट इस तरह से शो हो रही है, दैट इज़ क्वाइट गुड। तो यहाँ पे ये आपको प्रॉपर ये गैप नज़र आ रहा है और इसी अलाइनमेंट के साथ ही मेरी तमाम फील्ड्स आएंगी। यहाँ पे टेबल जो लगा हुआ है उसका बॉर्डर 0 है, तो यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर 1 करके आपको दिखा देता हूँ कि बॉर्डर यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। तो ये बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर में यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, या इवन मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर दूँ तो बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास आउटपुट शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक
कोलन लगा रहा हूँ। इसके बाद अब मैं सेकंड अपनी फील्ड ले रहा हूँ, तो मैं इसी डेटा को कॉपी करूँगा और लास्ट नेम के लिए यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा लास्ट नेम और यहाँ पे फॉर में एल लगा दूँगा और यहाँ पे भी एल लगा दूँगा और ये भी टेक्स्ट फील्ड ही मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी सेकंड फील्ड। इसके बाद मुझे CNIC नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसी लाइन को दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा CNIC नंबर और यहाँ पे CNIC यहाँ भी लिख दूंगा और यहाँ भी CNIC लिख दूंगा। और इनपुट टाइप मुझे टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि इस पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पैटर्न लगाऊं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगाऊं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर पे नहीं लगती, तो मैं इसको टेक्स्ट ही रहने देता हूँ और यहाँ पे आगे जाके पैटर्न लगा देता हूँ और पैटर्न में एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर देता हूँ कि हमारा जो आईडी कार्ड नंबर होता है वो किस तरह का होता है। वो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट भी लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट आप जानते हैं कि टेक्स्ट हिंट जो है, हमने हिंट देने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट शो करवाते हैं, तो वो होगा। तो ये फॉर्मेट होता है हमारे आईडी कार्ड नंबर का, तो इसी को ही मैं पैटर्न में भी डिफाइन कर दूंगा। तो वो कैसे करूंगा, हम रेगुलर एक्सप्रेशन देख चुके हैं। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और वैल्यू इसमें आएगी 0 to 9, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की और कितने डिजिट्स चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं 5 की वैल्यू दे दूंगा और कर्ली ब्रेसेस जो है वो मैं क्लोज कर दूंगा। इसके पास हाइफन है तो हाइफन डाल दूंगा और दोबारा से मुझे यही 0 to 9 जो है, कोई भी डिजिट इसमें आ सकता है और उसके कैरेक्टर्स कितने होंगे, वो 6 कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ पे मैं 6 ऐड कर देता हूँ और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद फिर हाइफन होगा और स्क्वायर ब्रैकेट और 0 to 9 कोई भी वैल्यू आ सकती है इसमें और जो डिजिट होंगे वो अब यहाँ पे एक ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। तो ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन रेडी हो गया है। इस फॉर्म को यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके देखूँ तो ये मेरा प्लेस होल्डर आ गया है और अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट डालता हूँ तो ये मुझे रेड लाइन शो कर रहा है अनटिल अनलेस कि मैं कोई प्रॉपर इसी फॉर्मेट में कोई डिजिट ना दूँ। तो वो मुझे वैलिडेशन लगा दिया उसने और मुझे रेड लाइन ही शो करेगा, फॉर्म को सबमिट नहीं करने देगा। मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ पे अब मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेल नंबर लिख देता हूँ और नेम में भी सेल लिख रहा हूँ और यहाँ लेबल के फॉर में भी सेल लिख रहा हूँ। अब हर बार मैं TRTD को मिला के मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मेरी रोज और कॉलम्स ऑटोमेटिकली टेबल में ऐड होते जा रहे हैं। तो सेल नंबर अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और सेल नंबर का पैटर्न हमारा जो पाकिस्तान में यूज हो रहा होता है वही पैटर्न मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ प्लेस होल्डर में भी ऐड कर देता हूँ। तो प्लेस होल्डर में मैं पहले मोबाइल नंबर का जो पैटर्न है वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 0 to 9 जो है 4 डिजिट्स आएंगे और इसके बाद हाइफन आएगा और फिर 0 to 9 के 7 डिजिट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा। तो ये मेरा सेल नंबर भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद मुझे चाहिए जी इसका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल और यहाँ पे यहाँ फॉर में भी ईमेल लिख रहा हूँ और नेम में भी ईमेल लिख रहा हूँ और टाइप में भी अब मैं टेक्स्ट की जगह ईमेल ही लिखूँगा, क्योंकि इससे ईमेल की वैलिडेशन इसमें ऐड हो जाएगी और जब तक यूज़र ईमेल के फॉर्मेट में इनपुट नहीं देगा तो वो उसको रेड लाइन देगा और फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न की ज़रूरत अब नहीं है, यहाँ से मैं पैटर्न डिलीट कर रहा हूँ और प्लेस होल्डर में मैं शो करवा देता हूँ कि किस तरह का ईमेल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं abc@xyz.com लिख सकता हूँ। अब मैं फॉर्म को अगर रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे पास इस तरह से ईमेल भी आ गया। ईमेल के बाद अब मुझे चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे DOB और यहाँ पे भी DOB नाम में लिख देता हूँ और टाइप में अब मैं डेट दे रहा हूँ कि मेरे पास डेट पिकर शो हो जाए। तो इसको भी मैं यहाँ से प्लेस होल्डर को रिमूव कर रहा हूँ कि अब जब मैं उस फील्ड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली डेट पिकर आ जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो सिलेक्ट करे
कि वो कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है। तो यहाँ से मैंने इसी रो को कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट किया और यहाँ पे अब मैं इस टीडी में लिख देता हूँ कि कोर्स टाइटल। तो मेरे पास जो 2-3 कोर्स हैं मैं वही यहाँ पे लिस्ट डाउन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बेहतर है कि मैं उसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दूं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाना देखी थी, तो कैसे बनी थी वो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देते हैं। ये टीडी के टैग को मैं नीचे ले गया क्लोजिंग कोड, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है सेलेक्ट के टैग से। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऐड किया और नेम दे दिया इसको, नेम इज इक्वल टू कोर्स, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे सेलेक्ट के टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे इसमें डिफरेंट ऑप्शंस देनी होंगी। तो पहली मैं ऑप्शन दे रहा हूँ इसको, ऑप्शन वैल्यू उसकी मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि ये मैं एम्प्टी क्यों रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ऑप्शन का टैग क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि चूज योर कोर्स टाइटल। तो ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन आ गई। इसके बाद मैं उसको कोर्स नेम 2-3 शो करवा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि भी ये मैंने क्या किया है और कोड किस तरह से काम करेगा। तो फर्स्ट कोर्स नेम मैं उसको दे रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का और वैल्यू में मैं इसको दे रहा हूँ जीडी, और सेकंड में दे रहा हूँ वेब डेवलपमेंट और यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ WD स्मॉल में, और थर्ड दे रहा हूँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और यहाँ पे MAD दे रहा हूँ मैड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। और इसके अलावा मैं यहाँ पे 2 और ऑप्शन रखना चाह रहा हूँ, एक है डिजिटल मार्केटिंग DM और लास्ट में मैं दे रहा हूँ फ्रीलांसिंग। इसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ फ्री लॉन्च। तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं। ये वैल्यू मैं क्यों दे रहा हूँ कि अगर मैं ये वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये 0 वैल्यू वाली जो ऑप्शन होती है वो उसको फॉर्म को सबमिट नहीं होने देती। तो यहाँ पे मैंने जस्ट उसको ये बताया कि चूज योर कोर्स टाइटल और उसकी वैल्यू मैंने एम्प्टी रख दी है, ताकि अगर वो ये वाली फील्ड आती है, ये वाली सिलेक्ट होती है, तो जब वो फॉर्म सबमिट करने लगे तो उसको वो वैलिडेट कर दे कि ये फील्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये जस्ट एक टेक्स्ट है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। और अगर मैं यहाँ पे उसको कोई डिफ़ॉल्ट में ऑप्शन देना चाह रहा हूँ कि जब फॉर्म ओपन हो ब्राउज़र पे तो डिफ़ॉल्ट में वेब डेवलपमेंट जो है वो सिलेक्ट हुआ हो, तो मैं वेब डेवलपमेंट वाली ऑप्शन में जाके यहाँ पे जस्ट सेलेक्टेड लिख दूँगा और यहाँ से मैं अपना पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर मेरे पास वेब डेवलपमेंट ही लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए जेंडर, तो वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक रो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और लेबल में लिख देता हूँ जेंडर। तो जेंडर में मुझे रेडियो बटन्स चाहिए जैसा कि हमने लास्ट टाइम क्रिएट किए थे। तो इस टीडी के अंदर अब यहाँ पे मैं लेबल फॉर यहाँ पे भी जेंडर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और नेम मैंने आपको बताया था कि रेडियो बटन्स जब हम देते हैं तो उनके नेम सेम होने चाहिए। नेम इज इक्वल टू मैं जेंडर लिख रहा हूँ और वैल्यू मैं इसकी दे रहा हूँ मेल, और इसके नीचे मैं इसका लेबल शो कर देता हूँ। वो लेबल मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ कि मेरी फर्स्ट जो रेडियो बटन है उसका लेबल जो होगा वो होगा मेल, और यहाँ पे भी मैं मेल लिख देता हूँ। तो अब इस रेडियो बटन के कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर रहा हूँ और एक बार यहाँ पे फीमेल लिख दिया, सॉरी यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे लिखना था अदर। तो ये मेरे पास रेडियो बटन्स आ गए हैं। इसको मैं रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ अपने फॉर्म पे। तो यहाँ से ये देखिए मैं कोई एक जो सी है ऑप्शन यहाँ पे जेंडर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे यूज़र से चाहिए, मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ से यही वाली रो कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ फिजिकल एक्टिविटीज़। और फिजिकल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इनपुट टाइप में अब मैं यहाँ पे टाइप में मैं चेक बॉक्स ऐड कर रहा हूँ और अब नेम में मैं यहाँ पे फर्स्ट में मैं ऐड कर देता हूँ जिम और वैल्यू भी इसकी दे देता हूँ
जिम, और इसके लेबल में भी जिम ऐड कर देता हूँ, GYM जिम, और फार है ये जिम के लिए ही, जिम का ही लेबल है, इस चेक बॉक्स का ये लेबल होगा। तो इसी तरह अब इस कोड को मैं 2 बार और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा जो चेक बॉक्स है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स, वैल्यू भी स्पोर्ट्स दे देता हूँ, नेम स्पोर्ट्स, वैल्यू भी स्पोर्ट्स, और यहाँ पे लेबल के जो टेक्स्ट है उसमें भी मैं स्पोर्ट्स ऐड कर रहा हूँ और फॉर स्पोर्ट्स। लास्ट में मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज, तो यहाँ पे जिम की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सरसाइज। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू में भी एक्सरसाइज दे रहा हूँ और फॉर एक्सरसाइज, और यहाँ पे भी टेक्स्ट में भी एक्सरसाइज, और यहाँ पे मैं इसको ई कैपिटल कर देता हूँ। तो अब ये कोड मैंने लिख लिया है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँ फॉर्म पे जाके, तो ये मेरे पास, सॉरी यहाँ पे चेक बॉक्स मुझे देना था, यहाँ पे चेक बॉक्स की स्पेलिंग कर देते हैं, CHEC चेक बॉक्स होता है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर देता हूँ। तो अब मेरे चेक बॉक्स आउटपुट में ऐड हो जाएंगे। ये मैंने फाइल को सेव किया और ब्राउज़र में जाके मैंने रिफ्रेश किया, तो ये मेरे चेक बॉक्सेस ऐड हो गए हैं। एक और काम मैं कर सकता हूँ अभी इसमें कि ये नीचे आ रहा है, तो एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ कि जो मेरा टेबल है वो पेज का 50% है, तो मैं उसको यहाँ से 70% कर दूँ, और जो मेरा फर्स्ट TD है, TR में जो फर्स्ट 2 TDs हैं वहाँ पे मैं उनकी विड्थ असाइन कर दूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले की विड्थ में असाइन कर रहा हूँ 30% जो है वो मिल जाए जो मेरे लेबल्स आ रहे हैं उनको, और बाकी जो 70% है वो मिल जाए मेरी इनपुट फील्ड्स को। तो अब जितने भी नीचे रोज और कॉलम्स आ रही हैं उनमें फर्स्ट कॉलम जो होगा उसकी विड्थ होगी 30% और बाकी रिमेनिंग जो विड्थ होगी 70% वो होगी इनपुट फील्ड्स वाले कॉलम की। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करके देख भी सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास प्रॉपरली शो हो गया। इसके बाद मैं एक और फील्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ यूज़र के लिए कि रैंक योर सेल्फ। तो यहाँ पे मैं ये वाली रो कॉपी कर लेता हूँ, कोई एक यहाँ से ये वाली कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे नीचे जाके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ कि रैंक योर सेल्फ, और यहाँ पे इनपुट टाइप मैं दे रहा हूँ रेंज, और इसकी मिनिमम वैल्यू मैं दे रहा हूँ 0 to मैक्सिमम दे रहा हूँ इसकी मैं 10, कि यूज़र खुद को रैंक करे 0 और 10 की वैल्यू के दरमियान, और वो मैंने रेंज की टाइप लगा दी है। इट मीन्स कि एक स्लाइडर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं नेम भी दे रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू रैंक, और फार में भी यहाँ पे रैंक ऐड कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप हर इनपुट फील्ड का नेम ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि नेम से ही आगे जाके आपकी वैल्यूज़ एक्सेस होंगी। जब बैक एंड प्रोग्रामिंग में डेटा को प्रोसेस किया जाता है वो हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे जब हमें PHP की सीरीज शुरू करेंगे, तो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा उसमें। तो अभी ये याद रखिए कि आपने नेम की जो एट्रीब्यूट है वो लाजमन देना है फील्ड्स के अंदर। तो अब मैं जा रहा हूँ और फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो रैंक योर सेल्फ, तो यहाँ से स्टूडेंट खुद को रैंक दे सकेगा यहाँ से 0 to 10। तो यहाँ रैंक योर सेल्फ में ही मैं आगे इसको बता देता हूँ कि 0 to 10 जो है खुद को रैंक करो। तो यहाँ पे अब यूज़र को समझ में आ जाएगी कि उसने रैंक किस तरह से करना है, 0 to 10 करना है, तो यहाँ से खुद को रैंक कर सकता है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो है अपनी पिक्चर भी अपलोड करे। तो उसके लिए एक और फील्ड में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे इसी कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे अपलोड पिक्चर कह रहा हूँ, और यहाँ पे फार में पिक्चर ऐड कर दिया, और यहाँ पे इसके नेम में भी मैं पिक्चर लिख रहा हूँ, और इनपुट टाइप जो होगी अब वो होगी, आप जानते हैं, बिल्कुल फाइल की, क्योंकि हम मुझे फाइल अपलोड करवानी है। तो यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम यहाँ रिमूव हो जाएगा। तो ये मेरे पास कोड आ जाएगा। अब इस फाइल को मैं सेव करके यहाँ ब्राउज़र में रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास अपलोड अ पिक्चर आ जाएगा। तो यहाँ से यूज़र जो है कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकता है। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो है यहाँ पे अपना कवर लेटर भी जो है टाइप कर सके। तो उसके लिए मैं एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कवर लेटर, और नेम में भी मैं सी लेटर लिख रहा हूँ, और लेबल का जो फॉर एट्रीब्यूट है वहाँ भी सी लेटर लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आप जानते हैं कि अब मुझे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए बल्कि कवर लेटर के लिए ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया का टैग ऐड कर रहा हूँ और नेम दे रहा हूँ सी लेटर, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ हाइट खुद से डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉल्स में इसको दे रहा हूँ 30 और रोज में इसको दे रहा हूँ 5। तो अभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को तो हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये देखें कवर लेटर यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे कवर लेटर टाइप करने के लिए ये टेक्स्ट एरिया भी दे दिया। आई थिंक काफी है। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे 2 बटन ऐड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं यही रो दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे जो बटन्स चाहिए वो बिल्कुल ये इस टेक्स्ट एरिया के नीचे चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोड में अपने फर्स्ट टीडी को NBSP स्पेस का कोड असाइन कर देता हूँ कि फर्स्ट जो कॉलम है उसमें कुछ भी शो ना हो, जबकि सेकंड कॉलम में यहाँ पे मैं बटन्स ऐड करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप पहला जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ रीसेट का, रीसेट, और वैल्यू आप जानते हैं कि जो भी हमने शो करवाना है टेक्स्ट वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको रीसेट ही दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं सबमिट का बटन बना रहा हूँ, तो इनपुट टाइप सबमिट लिख दूंगा, और वैल्यू में सबमिट योर फॉर्म, तो ये टेक्स्ट बटन का ये शो हो जाएगा। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास बटन्स भी आ गए हैं। तो मेरे पास एक फुल फ्लेज फॉर्म बन के आ गया। और एक और चीज, हमने एक और एट्रीब्यूट पढ़ा था रिक्वायर्ड का, कि जिस फील्ड में मैं रिक्वायर्ड ऐड कर दूंगा तो जब तक मैं उस फील्ड में वैल्यू नहीं कोई पुट करूंगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा और वैलिडेशन लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम के साथ यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, और इसी तरह CNIC में मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देता हूँ इस जगह पे। इसके अलावा ईमेल में मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, और जेंडर में भी मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। कोर्स टाइटल में भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट में रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ कि ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है, मस्ट चाहिए। इसी तरह मैं जो रेडियो बटन्स हैं मेरे वहाँ पे भी मैं सब में रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज़ मस्ट चाहिए, और चेक बॉक्सेस में भी मैं रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ। अब इस फाइल को मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये मेरी वैलिडेशंस में ऐड हो चुकी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँ तो ये देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह उसने शो कर दी प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि जब तक आप ये फील्ड फिल नहीं करेंगे आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं कोई डेटा डाल देता हूँ और दोबारा सबमिट पे जाता हूँ। तो अब ये वाली CNIC पे भी मैंने दिया था, तो यहाँ से भी CNIC में मैं डेटा ऐड कर देता हूँ इस तरह से। और अब मैं अगर फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फील्ड है जब तक मैं ये फिल नहीं करूंगा। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे भी ये रेड बटन शो कर रहा है, जेंडर में भी और फिजिकल एक्टिविटी में भी ये रेड बटन शो कर रहा है कि जब तक मैं कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूंगा तो फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। सो ये फिजिकल एक्टिविटीज को इस तरह से रिक्वायर्ड देना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है और एक नहीं करता या 2 करता है तो जो रह जाएगी ऑप्शन वो फिर मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करने देगी। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ कि इसमें ऑप्शनल है यूजर के पास कि कोई चेक बॉक्स वो सिलेक्ट करता है या नहीं करता। यहाँ से मैं मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये था स्टूडेंट हमारा फॉर्म से रिलेटेड लेक्चर। मैंने ट्राई की है कि मैं हर चीज़ को इसमें फॉर्म की हर एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करूँ, ताकि आप किसी भी किस्म का कम्प्लेक्स फॉर्म अगर अपनी वेबसाइट पे बनाना चाहें या किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे बनाना चाहें तो आप इजीली उसको बना सकें, आपको कि उसमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम फील्ड्स मैंने वो यूज़ कर ली हैं जो किसी भी कम्प्लेक्स फॉर्म में रिक्वायर होती हैं। तो आई होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह ये फॉर्म का लेक्चर समझ में आया होगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आई होप स्टूडेंट्स आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और इस पे ग्रिप हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे HTML के 1 या 2 लेक्चर्स रह गए हैं और उसके बाद ये आपका HTML का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम CSS शुरू करेंगे। अभी तक जितना भी मैंने काम किया है वो सिर्फ टोटली प्योर HTML में किया है और एक भी स्टाइल अभी तक नहीं लगाया है, इनर स्टाइलिंग भी यूज़ नहीं की। वो इसलिए कि आपको HTML के टैग्स की अच्छी तरह समझ में आ जाए।
तो आई होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह HTML के टैग्स को यूज़ करना आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ आएगी CSS की, उसमें हम भरपूर इसमें स्टाइलिंग भी ऐड करेंगे। तो ये जब आपको टैग्स क्लियर होंगे, इनकी फंक्शनैलिटी क्लियर होगी, तो आपको फिर इसका स्टाइल लगाने में भी मज़ा आएगा और आपकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा क्विक होगी। तो इंशाल्लाह आने वाले 2 लेक्चर्स के बाद HTML के बाद हम CSS को स्टार्ट करेंगे और आप उसमें खूब इंजॉय भी करेंगे। थैंक यू सो मच।